नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में की सड़क, रेल और ऊर्जा संसाधनों से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा। उत्तराखंड भी है इन परियोजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा। राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों का औचक निरीक्षण करेंगे कुलपति। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिए निर्देश। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा है देश। उत्तराखंड में सितंबर में होगा उत्तराखंड क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ प्रभावी शासन व्यवस्था और समय पर कार्यक्रमों को लागू करने की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित बहुविध मंच प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह प्रगति की पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की एक परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं की लागत 76,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से संबंधित हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता परियोजना के अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो जाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास करते समय पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत के दूसरे चरण और जल जीवन मिशन से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों की भी समीक्षा की है। ये परियोजनाएं अन्य बातों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के मुद्दों का समाधान करती हैं। उन्होंने कहा कि पानी एक बुनियादी मानवीय जरूरत है और जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों का कुशलतापूर्वक निपटारा करना राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों को अमृत के दूसरे चरण के तहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की सलाह दी और राज्यों को शहरों की विकास क्षमता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए शहरी प्रशासन में सुधार, व्यापक शहरी योजना, शहरी परिवहन योजना और नगर पालिकाओं की वित्त व्यवस्था इस दौर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल का लाभ उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शहरीकरण और पेयजल के कई पहलुओं पर चर्चा की गई थी और तय प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिवों को स्वयं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के मुख्य सचिवों और सचिवों से मिशन अमृत सरोवर कार्यक्रम पर काम जारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के जल ग्रहण क्षेत्र को साफ रखा जाना चाहिए और ग्राम समिति की भागीदारी से आवश्यकता अनुसार इन जल निकायों से गाद निकालने का कार्य किया जाना चाहिए। प्रगति की 44वीं बैठक तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली 355 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिवस महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की विरासत के सम्मान और शारीरिक गतिविधियों तथा खेल के महत्व को दर्शाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सभी नागरिकों को कम से कम 1 घंटा खेल को समर्पित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने का है। मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों को आज राष्ट्रव्यापी उत्सव में भागीदारी करने का आग्रह किया। उन्होंने आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज उसकी जन्म जयंती है और मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा है कि जो खेलेंगे वो खिलेंगे। देश के नागरिक फिट रहे,
स्वस्थ रहे और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज देहरादून में खेल दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान एवं पुरस्कार राशि का वितरण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी देंगे। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 167 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4,400 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने चैंपस एलिसीज से प्लेस डेला कॉनकॉर्ड तक मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। खेलों के संस्करण में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत के खिलाड़ियों का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत कुल 22 खेलों में से 12 खेलों में स्पर्धा करेगा। कृष्णा नागर बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स खिताब के लिए खेलेंगे, जबकि अवनी लेखरा और मनीष नरवाल निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। आज से भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, साइकिलिंग, ताइक्वांडो, तैराकी और टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। एथलेटिक्स स्पर्धा की शुरुआत कल से होगी। इसमें 38 भारतीय एथलीट भागीदारी करेंगे। लोगों की नजरें भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल पर होंगी। पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह के साथ 9 सितंबर को संपन्न होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL के पहले सीजन की घोषणा की है। इस लीग की शुरुआत सितंबर माह में होगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर T20 लीग के पहले सीजन में पुरुष और महिला दोनों टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। 15 से 22 सितंबर के बीच खेले जाने वाले कुल 16 मैचों में पुरुषों की 5 टीमों और महिलाओं की 3 टीमों के बीच मुकाबला होगा। सभी मैच देहरादून की प्रतिष्ठित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि लीग के मुख्य आयोजनकर्ता SSPARK स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट होंगे। इस लीग के जरिए उन खिलाड़ियों को मंच मिलेगा जिन्होंने विभिन्न भारतीय प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी में शीर्ष स्तर का प्रदर्शन किया है। चयन का इसमें नहीं है, ये ड्राफ्ट ऑप्शन चलेगा। इसमें हमने ये करा, जो बोर्ड प्लेयर है उनको नाम, सब जितने भी जो भी बोर्ड मैच खेले हैं अंडर 19 तक उनको लिया है, सीनियर से लेकर 19। और उसके बाद हमने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करे थे अनकैप्ड प्लेयर के। कैप तो ये हो गए जो बोर्ड मैचेस खेले, अनकैप्ड के लिए ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करा था दोनों में, बॉयज़ और गर्ल्स में। तो उसमें जो भी लड़के सेलेक्टर्स ने दिए हैं बच्चे, वो अनकैप्ड प्लेयर, 2 कैटेगरी हुई, कैप्ड और अनकैप्ड। ये सभी ड्राफ्ट में हैं और वो ड्राफ्ट ऑप्शन जो होगा वो 1 सितंबर से होगा। उत्साह तो उनका UPL से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइव चलेगा Jio पे और स्पोर्ट्स 18 चैनल पे लाइव चल रही है, तो उत्साह तो वहीं से बढ़ेगा, उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और वहीं से लोग नज़र में भी आते हैं कि लाइव चलता है। TV लोग देखते हैं, जो IPL के फ्रेंचाइज हैं या उनके कोचेज़ हैं या मेंटर्स हैं, वो सब खेलते हुए देखते हैं, फिर उनको लिए मौका मिलेगा। बाकी इन्विटेशन की बात है, मेरी वही कोशिश है कि 2 महीने से लगे थे कि फ्रेंचाइज, एक अच्छी फ्रेंचाइज आ जाए पॉजिटिव के, और जो हम बेस्ट दे सकते हैं। हमने SS पार्क जो मैनेजमेंट इवेंट कंपनी है, ये IPL भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो इनको हमने लिया। इनके जो CEO है राजीव खन्ना है, वो ग्लोबल T10 के भी CEO हैं। तो हम सब लगे पड़े हुए मैसेज देने में कि यहाँ से एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, स्टेट का भी एक्सपोजर होगा, बच्चों को तो होगा ही होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर न रहे। शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए और छात्रों का सर्वांगीण विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों में टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करते हुए कल्चर लाने का प्रयास करे। राज्यपाल ने बुधवार को राजभवन में सभी राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कुलपतियों के अलावा शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, एक दूसरे से समन्वय के लिए MOU करने और उनका प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी कुलपतियों ने 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च लघु शोध प्रबंध की अब तक की प्रगति के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। आपको याद है कि राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 1 वर्ष तक
तक अपने गहन शोध के माध्यम से लघु शोध प्रबंध पेश करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों ने अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने शोध के विषय का चयन किया है। इसकी रिपोर्ट जनवरी 2025 तक दी जानी है। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।